प्यारे बच्चों, आप सभी कूलाम के नियम से भली भांति परिचित हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए दिया गया है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना किया है कि यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश मौजूद हों तो क्या होगा? उस स्थिति में किसी आवेश पर हम बल कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि आज का जो टॉपिक है उसमें हम दो आवेश ना लेकर के हम कई सारे आवेश, बहुल आवेश लेंगे और उनके बीच में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है या परिणामी बल है उसे हम ज्ञात करेंगे। बच्चों, इसी कंसेप्ट के सहारे मैं आपको एक और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। लेकिन ये जो टॉपिक है आज का बच्चों, ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं स्टार्ट करते समय मैं एक बहुत ही फनी एग्जांपल लेकर के शुरू करता हूँ और वो एग्जांपल आपके सामने है। जैसे जैसे आप एग्जांपल से कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, लास्ट में मैं आपको इस जो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसका स्टेटमेंट दूंगा और स्टेटमेंट देने के बाद उसके कुछ कंडीशंस बताऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो के देखने के पश्चात अगर किसी सिस्टम में कई सारे आवेश हों तो आप उन पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए, आपके सामने ये दो दोस्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो सकता है ये आप हो और ये आपका दोस्त हो। आप और आपके दोस्त में मान लीजिए एक बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत आप में दोस्ती का संबंध बहुत अच्छा है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि इन दोनों दोस्तों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब इस तीसरे व्यक्ति की एंट्री आप और आपके दोस्त के बीच में हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तीसरा व्यक्ति क्या इन दोनों दोस्तों के बीच के जो भी रिलेशन है, जो भी बॉन्डिंग है, इनके बीच में जो कुछ भी व्यवहार है, क्या उसको ये तीसरा व्यक्ति परिवर्तित कर देगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यह तीसरा व्यक्ति इन दोनों व्यक्ति के बीच का जो संबंध है, जो व्यवहार है, जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स है, जो बल है, उसे परिवर्तित कर भी सकता है, परिवर्तित नहीं भी कर सकता है। सही है। लेकिन क्या ऐसा ही कोई बात आवेशों की दुनिया में भी होगा? जैसे कि मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताऊं, मान लीजिए कि इस बिंदु पर एक आवेश स्थित है, कुछ दूरी पर एक और आवेश स्थित है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से संबंधित है, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, दोनों आवेश का आपस में कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है। ये दोनों Q1 Q2 पर बल लगाता है, Q2 Q1 पर बल लगाता है। लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच में या इन दोनों आवेशों के समीप एक तीसरा आवेश भी आ जाता है, Q3। अब बताइए कि क्या ये तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के बीच में जो पहले से बल लग रहा था, क्या उसे यह तीसरा आवेश परिवर्तित कर देगा? आप सोच रहे होंगे कि ठीक ऐसा ही उत्तर हो जहां होना चाहिए। इस तीसरे व्यक्ति ने इन दोनों व्यक्तियों के व्यवहार को, इन दोनों व्यक्तियों के आपसी संबंध को परिवर्तित कर दिया था, या मतलब परिवर्तित हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन क्या यहां पर यह तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के बीच के संबंध को परिवर्तित कर देगा? आप कह सकते हैं कर भी सकता है, या कह सकते हैं नहीं भी कर सकता है। लेकिन बच्चों, आप यहां पे गलत हैं। गलत इसलिए है कि यह तीसरा आवेश इन दोनों Q1 और Q2 आवेश के बीच का जो संबंध है इसको परिवर्तित नहीं करेगा। ये Q1 और Q2 के बीच का संबंध है वो पहले ही के जैसा बना रहेगा, चाहे Q3 आवे चाहे Q3 ना आवे। यही खूबसूरती है बच्चों आवेशों की दुनिया की और हमारी दुनिया की। हमारी दुनिया में किसी तीसरे के आने से दो व्यक्तियों के बीच का संबंध परिवर्तित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आवेश के आने से दो आवेशों के बीच का जो पहले का संबंध था, जो पहले का फोर्स था, वो नहीं बदलता है।
आज का टॉपिक बच्चों इसी पर आधारित है कि क्या होगा जब किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश उपस्थित हों और उनके बीच में किस तरह से बल लगेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश है Q1, ये बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश कहां पर स्थित है इसको जानने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है और उस पॉइंट के सहारे हम इस आवेश की स्थिति को पता लगाते हैं। चलिए मान लिया कि हम यहां पर हैं, ऑब्जर्वर यहां पर है और यहां से इस आवेश को ये देख रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस Q1 से O को मिला देंगे और इस तरह से बिंदु O से Q1 का एक स्थिति सदिश R1 प्राप्त हो जाएगा। स्थिति सदिश आपको बताया गया है, यह एक तरह का खास वेक्टर होता है जो किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। मान लीजिए कि इस Q1 के पास एक और आवेश है Q2। अब आप तो यहीं पे खड़े हैं, आप यहीं पॉइंट O से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार आप Q2 को O से मिलाएंगे और इस बार जो स्थिति सदिश प्राप्त होगा वो होगा R2। तो इस तरह आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके सामने दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके स्थिति सदिश R1 और R2 हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि Q1 और Q2 के बीच का जो ये सदिश है वो क्या है। आप Q2 से Q1 को मिलाइए। जैसे जैसे जब आप Q2 से Q1 की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर जिस वेक्टर के द्वारा व्यक्त होगा इनके बीच की दूरी या इनके बीच का जो विस्थापन है उसे आप व्यक्त करेंगे R12 से। इस वेक्टर R12 को बच्चों सामान्य तौर पे हम विस्थापन सदिश भी बोलते हैं। अब चलिए हम अपने उस मूल बात पर आते हैं। मान लीजिए कि ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये Q2 Q1 पर बल लगाएगा, Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा, लेकिन हम इस समय इंटरेस्टेड हैं कि Q1 पर कितना बल लगेगा, Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा ये तो थोड़ी देर बाद अभी हम लोग फार्मूला से लिख ही लेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि Q2 Q1 पर किस दिशा में बल लगाएगा? जी हां, आपको बताया गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, अर्थात इस दिशा में बल लगेगा, ये प्रतिकर्षण बल होगा। और Q1 आवेश पर लगने वाला बल का नाम होगा F12। Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल होगा F12। क्या बच्चों आप F12 का फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बताइए जरा। F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, R के जगह R12 स्क्वायर हो जाएगा। और Q2 से Q2 और Q1 के बीच में जो बल लग रहा है, Q1 के बल लगने की दिशा दाहिनी तरफ है और दाहिनी तरफ के दिशा को हम एकांक सदिश R12 कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए कि ये तो बहुत ही सिंपल केस था कि जब दो ही आवेश कहीं पर मौजूद हो। मान लीजिए एक तीसरा आवेश भी मौजूद है जिसका नाम है Q3। अब आप तो यहीं पर खड़े हैं, ऑब्जर्वर O पर है। अब O से आप Q3 को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे। इस तरह से Q3 का आपको एक स्थिति सदिश R3 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आप Q3 से Q1 की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। इस विस्थापन सदिश का नाम होगा R13। ये वेक्टर प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यदि Q2 Q1 पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो क्या Q3 Q1 पर कोई बल लगाएगा? जी हाँ, Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा। मान लीजिए कि Q3 भी पॉजिटिव है तो Q3 Q1 पर भी एक बल लगाएगा जिसकी दिशा किधर होगी? Q3 से Q1 को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, अर्थात इस तरफ। ये देखिए, और इस बल का नाम होगा F13। जी हाँ, अब आप F13 को भी लिख सकते हैं। F13 का मतलब Q1 आवेश पर
Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल F13 का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन, अब इस बार ये डिस्टेंस हम लेंगे Q1 और Q3 के बीच का, तो ये हो जाएगा R13 स्क्वायर, और Q1 पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा Q3 से Q1 को मिलाने वाली रेखा की दिशा में है। और इस दिशा को व्यक्त करने के लिए बच्चों आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम एक एकांक सदिश लेते हैं और इस एकांक सदिश का नाम होगा R13 कैप। बच्चों आप देख रहे हैं कि इस Q1 आवेश पर दो बल लग रहा है, एक बल लग रहा है F12 और दूसरा बल लग रहा है F13। अगर मैं आपसे कहूं कि Q1 पर कुल कितना बल लग रहा है, परिणामी बल कितना लग रहा है या नेट बल कितना लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? Q1 पर लगने वाले बल को, परिणामी बल को आप बोलोगे F1, और इसका फार्मूला लिखने के लिए आप क्या करोगे? Q2 ने कितना बल लगाया और Q3 ने कितना बल लगाया, इन दोनों बलों को आप सदिश के नियमों से जोड़ देंगे। हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं कि अगर किसी बिंदु पर कई सारे बल लगते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी बल निकालने के लिए हम सभी बलों को अलग अलग सदिश योग के नियम से जोड़ देते हैं। तो Q1 पर दो बल लग रहे थे, एक F12 दूसरा वेक्टर F13। हमने F12 और F13 को जोड़ दिया और जोड़ने से हमको Q1 आवेश पर नेट बल प्राप्त हो गया, परिणामी बल प्राप्त हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि अगर यहां पर Q3 के अलावा Q4 हो, कोई कहे Q5 भी हो, Q6 भी हो, बहुत सारी दूसरी चार्जेस हो, तो सभी आवेश Q1 पर बल लगाएंगे। और उस स्थिति में जब अगर कहीं पर इस सिस्टम में, अभी तो मान लीजिए हमने 3 आवेश लिए हैं, यदि इस सिस्टम में मान लीजिए कि n आवेश हो, कुल n आवेश मिल करके Q1 पर बल लगाएं, तो परिणामी बल कितना होगा? तब परिणामी बल निकालने के लिए हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F12। बिल्कुल आप बता सकते हैं F12 क्या है? Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। फिर क्या लिखेंगे हम? वेक्टर F13 Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। फिर क्या लिखेंगे हम? F14 Q4 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी तरह से Q5 के कारण, Q6 के कारण, अंत में मान लीजिए कि टोटल इस सिस्टम में मान लीजिए n आवेश हैं, तो Q1 के कारण लगने वाला बल होगा QFN F1N। इस तरह से आपने देखा कि हमको जब हमारे पास कोई ऐसा निकाय आया जिसमें एक से अधिक, दो से अधिक आवेश थे, तो हमने क्या किया? हमने उनके अलग अलग जोड़े बनाए और अलग अलग जोड़े बना करके हमने कूलाम का नियम लगाया और उन कूलाम का नियम लगा करके उन जोड़े का बल निकाला और सभी बलों को हमने वेक्टर के नियमों से जोड़ दिया। बच्चों, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। यही तो मैं कोशिश कर रहा था आपको समझाने की कि ये बहुल आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो दरअसल वो जितने भी बल लगेंगे उन सब का सदिश योग होगा। अब हम बच्चों इसके बाद स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट यह है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश मौजूद हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसी नियम को हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चों, एक बात जान लीजिए कि किन्हीं दो इस अध्यारोपण के सिद्धांत से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो तो किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो किसी तीसरे आवेश के उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इसको एक बार फिर सुन लीजिए। यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश मौजूद हों तो उनमें से किसी दो आवेश के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। दिस इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस।
आपने इसको सफलतापूर्वक समझा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे। धन्यवाद।